बेटा देखो, कल मैंने ये बताया था आपको भी, डिफरेंशिएशन का मैक्सिम पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। मैक्सिम बोला मैंने, सारा नहीं बोला। ठीक है, कहीं बोलो सारा कर दिया सर ने कंप्लीट। और भी बताऊंगा, लेकिन आगे चल के बताऊंगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन। देखो कैलकुलस है जो आप पढ़ रहे हो ना, बेसिकली कैलकुलस पढ़ रहे हो। कैलकुलस, यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। यूज ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स। ये जो कैलकुलस है ना, ये मैथ का टॉपिक है। कैलकुलस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ऐसे एक टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस के अंडर फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ मेन मेन रूल मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कुछ रूल्स अब इंटीग्रेशन के डिस्कस करेंगे हम, इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग समझाऊंगा पहले मैं, उसके बाद इसके रूल्स पर आऊंगा। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझाऊंगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कब इंटीग्रेशन करते हैं। बच्चे के दिमाग में आएगा इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, हम कब करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत मैं बेसिक से एक बार आइडिया दूंगा आप लोगों को। जस्ट एक एग्जांपल लेके आइडिया दूंगा इंटीग्रेशन की जरूरत कब पड़ती है मैं। उससे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल बता देता हूं। बेटा इस तरह का सिंबल बना दिखेगा आपको इंटीग्रेशन का, इस तरह का यो सिंबल बना दिखेगा। जैसे मैं और सही तरह बनाऊं, जैसे एक लाइन खींचो यूं, ऊपर से एक थोड़ा सा कर्व बना दो यूं, और नीचे से यूं कर्व बना दो। ऊपर से तो आगे की तरफ कर्व बना दो, नीचे से पीछे की तरफ कर्व बना दो। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। रूटीन में यूं बनावांगे हम। इस सिंबल को इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जिस भी वैल्यू का इंटीग्रेशन करना होगा ना, जैसे मैं कुछ वैल्यू बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन करने की, तो वो वैल्यू यहां लिखी जाएगी, इस जगह पर, यहां वो लिखी जाएगी। अगर कोई वैल्यू मुझे इंटीग्रेट करनी तो पहले सिंबल बनाऊंगा, फिर वो वैल्यू लिखूंगा साथ में। अच्छा, इंटीग्रेशन किसी न किसी वेरिएबल के हिसाब से किया जाएगा, या तो एक्स के हिसाब से किया जाएगा, या टी या वाई, कोई भी वेरिएबल। जैसे मान लो मैं एक्स को वेरिएबल मानूंगा, तो जिसका इंटीग्रेशन करूंगा वो वैल्यू यहां लिख लूंगा। जिसका इंटीग्रेशन करना वो वैल्यू यहां लिख दूंगा। साथ में अगर मैं एक्स को वेरिएबल लूंगा ना, तो साथ में डीएक्स लिखूंगा, फिर मैं साथ में डीएक्स लिखूंगा। अगर मैं वाई को वेरिएबल लूंगा तो डी वाई लिखूंगा, टी को वेरिएबल लूंगा तो डी टी लिखूंगा। वो ये लिखने का तरीका बता रहा हूं अभी तो मैं, भाई इस तरीके से लिखा जाता है। ये सिंबल बना दिया, जिसका इंटीग्रेशन करना वो लिख दिया, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का स्मॉल चेंज लिख दिया। एक्स है तो डीएक्स लिख दिया, वाई है तो डी वाई लिख दिया, जेड है तो डी जेड लिख दिया, जो भी होगा अपना वो लिख देंगे। ये तो भाई सिंबल की बात। इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा क्या, कब इंटीग्रेशन किया जाता है, मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देख लेंगे, समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि इंटीग्रेशन की जरूरत किस कंडीशन में हमें पड़ेगी। अच्छा, मैं जो एग्जांपल लूंगा ना, इसको एग्जांपल ही मानना, केवल समझाने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। यही इंटीग्रेशन नहीं होता जो मैं बताऊंगा अभी। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन की जरूरत कब हमें पड़ती है, और इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, ये बताने के लिए बस। पूरा इंटीग्रेशन तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, और केवल इसको एग्जांपल ही मान लेना बस, जो मैं ले रहा हूं। ये मत सोचना कि यही इंटीग्रेशन होगा हमेशा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे देखो, मैं एरिया कैलकुलेट करने का एग्जांपल ले रहा हूं। एरिया कैलकुलेट करने का हमेशा इंटीग्रेशन से एरिया ही कैलकुलेट नहीं होता, बाकी चीजें भी कैलकुलेट हो सकती हैं। मैं एरिया का जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ताकि मेरे को समझाना आसान हो जाए, इसका मीनिंग समझाना आसान हो जाए बस। जैसे ये मान लो एक सरफेस है। मान लीजिए आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, और कोई आपको बोलता भी इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेंगे, लेंथ ब्रेड्थ देख लेंगे, एरिया आ जाएगा इसका। बोलो, निकाल सकते हैं? एरिया निकालना आता है आपको? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, और इंटीग्रेशन कब किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम्पल लेने का पर्पज मेरा ये है। जब शुरू में मैंने लिया कि मेरे को किसी ने बोला भी इसका एरिया बताना है, तो मैंने लेंथ ब्रेड्थ नोट की, एल इंटू बी किया, एरिया आ गया। ठीक है, बच्चा बोल रहा है जी बिल्कुल सिंपल सी बात है तो। लेकिन देखो, मान लीजिए मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। अब मेरे को किसी ने बोला भाई इसका एरिया निकालो। ठीक है, अब भी निकाल दूंगा मैं इसके हर एक पार्ट का एरिया निकाल लूंगा। इसकी लेंथ ब्रेड्थ मेरे को पता होगी, मैं माप लूंगा इसकी लेंथ ब्रेड्थ। हर एक पार्ट का एरिया निकाल गए, चारों पार्ट्स के एरिया को ऐड कर दूंगा,
टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, बच्चे कहेंगे जिसमें क्या बड़ी बात है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। चलो, लेकिन मान लीजिए मैं इसके पार्ट्स बढ़ा दूं, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ा दूं इसके, मैं ये कर दूं। अब फिर कोई मेरे से बोले भी इसका एरिया निकाल लो, आपको कुछ निकाल देंगे, हर एक पार्ट की लंबाई चौड़ाई देख लेंगे हम, और एक पार्ट की लेंथ ब्रेड देखेंगे, और एक का एरिया निकाल के ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। मैं इसके नंबर ऑफ पार्ट्स और बढ़ा दूं, नंबर ऑफ पार्ट्स और बढ़ा देता हूं, बढ़ा दिया जी। अब भी कोई कहेगा एरिया निकालो, मैं निकाल दूंगा, और एक पार्ट का एरिया निकाल लूंगा, ऐड करूंगा, टोटल आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कोई बड़ी चीज नहीं अभी तक। लेकिन अब देखो बड़ी चीज क्या होगी। अब मैं कुछ बड़ी चीज करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, अब इसके नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ा देता हूं। देखो, अब देखो भाई, ये मत सोचियो टीचर तो पागल हो गया, ये मत सोचियो। अब देखो भाई, अब देखते जाओ। अब ये कह रहा है कि अब इसका एरिया बताओ भाई, अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। अब इसका एरिया अब कैसे कैलकुलेट करूं? अब जैसे कोई मेरे को बोले भाई इसके अलग, इसके अलग अलग पार्ट, हर एक पार्ट का अलग अलग एरिया निकालो, हर एक पार्ट का एरिया निकालो, फिर टोटल ऐड करके हर एक का ऐड करके टोटल बताओ। तो क्या अब मैं आसानी से हर इंडिविजुअल पार्ट का एरिया निकाल के टोटल एरिया बता पाऊंगा? क्या मेरे लिए हर एक पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल के उसको ऐड करके टोटल एरिया निकालना आसान है? मेरे ख्याल से तो आसान नहीं है। मेरे ख्याल से तो अब बहुत मुश्किल काम हो गया यो, कि हर इंडिविजुअल पार्ट का एरिया निकाल लूं, उसको ऐड करूं और टोटल बताऊं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, और पार्ट भी छोटे छोटे हो गए, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पार्ट हो गए, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पार्ट हो गए, और हर पार्ट का साइज इतना छोटा है कि बहुत ही स्मॉल बोल सकता हूं जिसको मैं, नेग्लिजिबल साइज का है। और एक पार्ट का एरिया निकाल के उनको ऐड करके टोटल बताऊंगा तो काम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। अब ठीक है भाई, काम तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मेरे को बोला भी इसका एरिया तो निकालना है। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आएंगी, इस तरह की जब भी सिचुएशन आएंगी, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, केवल एरिया नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके बहुत छोटे छोटे सेगमेंट हो जाएं और वो नंबर ऑफ सेगमेंट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो, किसी भी चीज के बहुत छोटे छोटे सेगमेंट बना दो और सेगमेंट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो, और उस चीज की कोई टोटल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे, टोटल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे, तो आप उसको सिंपल एडिशन करके नहीं निकाल सकते। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में एक नया तरीका, एक नया मेथड डेवलप किया गया, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, और वो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन से क्या होगा, जो काम इस केस में हम एडिशन से नहीं कर पाएंगे, जो काम यहां जैसे हम हर इंडिविजुअल पार्ट का एरिया निकाल गए ऐड करके टोटल एरिया नहीं बता पाएंगे, वही काम हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। इस तरह का एक नया कंसेप्ट मैथमेटिक्स में लाया गया जिसको इंटीग्रेशन नाम दिया गया। उसमें क्या करना होता है, उस नए कंसेप्ट में क्या करना होता है, आपको इसको किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालना होता है। किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालो, किसी भी एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का एरिया निकालना होगा। मान लो डी ए एरिया आएगा, और अगर आप किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लो और उसके ऊपर इंटीग्रेशन के रूल लगा दो, उसके ऊपर इंटीग्रेशन के रूल लगा दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, यूं कहते हैं हम, तो आपका टोटल एरिया निकाला जा सकता है। उसका टोटल एरिया निकाला जा सकता है। अगर हमें इसके किसी एक पार्ट का एरिया दे दिया जाए और फिर हम उस पर इंटीग्रेशन के रूल लगा दें, तो उससे टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया, जो काम हम सिंपल एडिशन से नहीं कर पाएंगे वो काम हम इंटीग्रेशन से कर पाएंगे, इंटीग्रेट करके हो जाएगा अपना काम वो। तो इस तरह की सिचुएशन जहां कहीं पर भी होगी,
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये मत सोचना कि हमेशा एरिया ही कैलकुलेट करना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसके बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट सेगमेंट हों, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट हो छोटे छोटे, तो आप उसके किसी भी एक सेगमेंट की वैल्यू को इंटीग्रेट अगर कर देते हो, किसी भी एक सेगमेंट की वैल्यू पर इंटीग्रेशन के रूल लगा देते हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकाली जा सकती है। उस फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन के रूल्स को अप्लाई करके। तो एक किस्म से इंटीग्रेशन क्या हुआ, बेसिकली इंटीग्रेशन हुआ स्मॉल वैल्यू का यूज करके टोटल वैल्यू निकालने का एक मेथड। स्मॉल वैल्यू की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टोटल वैल्यू निकालने का एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है ये तो इसका मीनिंग है कि भाई किससे मिलेगा क्या, में स्मॉल वैल्यू पर इंटीग्रेशन का रूल लगा के टोटल वैल्यू हमें से मिलती है। अब ये तो मैंने मीनिंग बताया, ठीक है। आगे चल के ना बार बार जैसे ना मैंने कहा भाई जैसे डिफरेंशिएशन है सैकड़ों बार यूज होगा, ऐसे इंटीग्रेशन भी सैकड़ों बार यूज होगा। कहीं पर भी बोल देंगे हम इसको इंटीग्रेट कर दो जी, और इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लो। तो जहां कहीं पर भी स्मॉल वैल्यू दी होगी उसको इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम बोलेंगे, सिखाएंगे हम कि भाई हाँ ये इस जगह इसको इंटीग्रेट करो, इस जगह इसको डिफरेंशिएट करो, वो हम बताएंगे, हमारा काम है वो बताना। तो टाइम पर जब चीजें आएंगी बताएंगे, अभी तो जस्ट एक नाम आया इंटीग्रेशन का, इसके रूल्स बता देता हूं आपको मैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आप देखो, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला रूल लिखो भाई, फर्स्ट रूल, रूल फर्स्ट। नेहा अभी इतनी डिटेल में मत जाओ, बस मीनिंग समझ में आओ। मीनिंग जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया वो बताना चाहिए बेटे। भाई इंटीग्रेशन कब करते हैं, अभी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। अभी तो रूल्स पे चलते हैं हम। फर्स्ट रूल लिख लो भाई, फर्स्ट रूल लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। मान लो आपको एक इक्वेशन दी जिसमें y और x दो वेरिएबल हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ये कहेगा भाई इसको इंटीग्रेट करना है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बेटा इसमें कंडीशन है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन भी साथ साथ लिख लो। जो रूल मैं बताने जा रहा हूं वो रूल अप्लाई तब होगा जब n -1 नहीं होगा, ये कंडीशन लिखनी है। तो आपको इक्वेशन दी y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, और इसमें मेंशन कर दिया n इज नॉट इक्वल टू -1। n -1 के अलावा कोई कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू, बट -1 पे रूल अप्लाई नहीं होगा। -1 के लिए अलग रूल है, बताऊंगा वो भी, इसके बाद बताऊंगा वो रूल। पहले -1 के अलावा कोई पावर हो तो उसके लिए रूल है। अब जैसे इक्वेशन दे दी, इसने बोला भी इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। तो मैं सबसे पहले सिंबल लिखूंगा भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल लिखूंगा। पहले सिंबल के साथ y लिखूंगा, y का इंटीग्रेशन करना है। इधर वाला वेरिएबल है x, तो dx लिखूंगा। और इसको पहले तो पढ़ूंगा कैसे, इसको पढ़ूंगा मैं इंटीग्रेशन y dx, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, x की पावर n है, y की वैल्यू x की पावर n, तो y की जगह x की पावर n लिखूंगा, साथ में dx लिखूंगा। जो भी वेरिएबल है उसका स्मॉल चेंज मैंने कहा था साथ में लिखना होता है। तो ये वाला वेरिएबल इसके कंपैरिजन में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके कंपैरिजन में, तो x की पावर n dx पढ़ूंगा कैसे। इसको पढ़ने का तरीका है x इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx, ये इसका पढ़ने का तरीका है। अब इस पर रूल लगाऊंगा, इस पर रूल लगाऊंगा। इसका इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है भी जो x की पावर है उसमें एक ऐड कर दो, x की पावर में एक ऐड कर दो, कर दिया जी। x की पावर n है, n+1 कर दिया, डिवाइडेड बाय न्यू पावर। सुनते जाना, डिफरेंशिएशन से कंपेयर मत करना, उल्टे हैं थोड़े से। क्या किया मैंने, पावर में एक इंक्रीज किया, पावर में एक इंक्रीज किया, नई पावर से डिवाइड किया, पावर में एक इंक्रीज किया और नई पावर से डिवाइड किया। ये आपके इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। वैसे तो ना, चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं फिर बताऊंगा अगली बात। तो जैसे y की पावर, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 है मान लो, ये कहता है इसको इंटीग्रेट करना है, तो यही कंडीशन बन गई। मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन
वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करूंगा एक्स रेज टू पावर 3 डी एक्स। रूल क्या कहता है? रूल कहता है एक्स की पावर 3+1 ओवर 3+1, पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो। आंसर क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर 4/4। तो ये पावर का रूल है भाई। फर्स्ट आपका पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं। देखो, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3। देखो, पावर -1 के अलावा कुछ ले लो, पावर -1 के अलावा कुछ भी एग्जांपल में ले लो, आपकी मर्जी है। आमतौर पर इन्फिनिटी वगैरह पावर नहीं लेते हम, कहीं इन्फिनिटी जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन -1 के अलावा कोई भी पावर ले लो आप। तो इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -3 dx, वैल्यू आएगी x की पावर -3+1 ओवर -3+1, पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो। आंसर क्या आया? x की पावर -2 ओवर -2। बिल्कुल। अरे बच्चे तो एक्सपर्ट हो गए, मेरे से पहले आंसर दिख देते हैं। समझ में आ रहा है? आसान है रूल। और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा फिजिक्स में तो जितने ज्यादा एग्जांपल सोल्व करोगे ना, उतना बेटर होता है। एग्जांपल करते जाओ, रूल अपने आप याद हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 के लिए तो इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। मैंने कहा -1 के अलावा कोई पावर है, रूल वही है। x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, क्या बना बताओ? x की पावर 3/2 ओवर 3/2, इसको यूं लिख दूं 2/3 x की पावर 3/2। पावर का रूल लगाना है, पावर देख लो बस कैसे चेंज करा। और एग्जांपल ले लूं, और ले लेता हूं एग्जांपल। देखो देखो, और एग्जांपल ले लेता हूं। बच्चे आंसर साथ साथ दो भाई सभी। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं दे रहे भाई। ऐसी बात नहीं, देखो हर बच्चा ट्राई करो, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। देखो, आपको चीजें छोटी लगेंगी, लेकिन छोटी बेशक हो, इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार बोल दी मैंने बात। या कोई भी चीज जब टीचर क्लास में करवाता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ध्यान देना उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता हम क्यों करवाएं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, y इज इक्वल टू 1 ओवर रूट एक्स, y इज इक्वल टू 1 ओवर रूट एक्स। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करो। पहले इसको ये लिख दूं मैं, x की पावर -1/2 लिख दूं। ये चीज यूं लिख सकता हूं क्या? इसको ऊपर ले आऊं भाई, नीचे 1/2 पावर है ना, रूट का मतलब क्या है? ऊपर आगे -1/2 होगी, बिल्कुल मैथमेटिकल। इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1, क्या आंसर आएगा? देखो, x की पावर 1/2 ओवर 1/2। यही आया ना, कुछ और आया? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए। समझ में आ रही चीजें? आप क्लास को एंजॉय तो कर रहे हो ना, समझ तो आ रही होंगी चीजें। हैं? चलो, मैं मान लू ये रूल समझ में आ जाए, ये आप याद कर लेंगे। इस तरह का जब भी आएगा कर देंगे सोल्व। आप पावर का रूल जब भी आएगा, पावर में एक ऐड करना है, नई पावर से डिवाइड करना है। पावर में एक ऐड करना, नई पावर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट रूल की बात करता हूं मैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करता हूं। अब मैं, जैसे मैंने ना इस पहले वाले रूल में कंडीशन लगा दी थी कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन लगा दी मैंने। बच्चे के दिमाग में आएगा कि -1 हो तो क्या होगा फिर? तो बेटा -1 के लिए एक अलग से रूल है, अब उसकी बात कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? कोई बात नहीं, छोटा सा है, आसान सा है। क्या मैं इसको ये लिख लूं, y इज इक्वल टू 1/x लिख लूं? कोई फर्क पड़ेगा बताओ? बेटा ऊपर वाली वैल्यू को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? मेरे ख्याल से तो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन y dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx। तो बेटा 1/x ये होगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन पावर से नहीं आता, इसका एक अपना अलग से रूल है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटे log x,
log x इसका इंटीग्रेशन होता है। इसमें कोई पावर घटानी बढ़ानी नहीं, कुछ नहीं करना। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। इसीलिए पहले वाले रूल में मैंने ये कह दिया था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 होगी तो 1/x बनेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन पावर के रूल से नहीं निकलता, इसका इंटीग्रेशन log x होता है। देखो ये बताओ, log x का डिफरेंशिएशन क्या था? log x का डिफरेंशिएशन था 1/x। लिखवा रखा है मैंने। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x है। देखो कंपेयर करके दोनों को आपस में कंपेयर करो। तो बेटा कई बार हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। कई बार बोलेंगे ऐसा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। जिसको डिफरेंशिएट कर रखा है ना, वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो, पहले वाली वैल्यू आ जाती है, दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है। हाँ, तो कई बार लिखा होता कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो इसलिए मैंने कहा था भी -1 के लिए ये फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। मेरे ख्याल से तो याद रहेगा बच्चे, कोई बड़ी चीज नहीं है, कर लेंगे याद इसको। अब आता हूं थर्ड पॉइंट पर आता हूं। तीसरा पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना भाई। तीसरा पॉइंट इसने दिया मेरे को y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी दे दिया, और इसमें बोला वेयर c इज अ कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू सी एंड वेयर c इज अ कांस्टेंट। कंडीशन लगा दी भाई, c एक कांस्टेंट है, और ये कहता है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेट करना मेरे को, तो भाई लिखने का तरीका तो वही है, इंटीग्रेशन y dx, फिर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन c dx। लिख दिया, ठीक है बच्चा, सुनना का। अब बेटा c क्या है? c एक कांस्टेंट है। तो बेटा इंटीग्रेशन का जो मेथड है वो ये कहता है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वैल्यू इंटीग्रेट करने से पहले सिंबल से बाहर लिखी जाती है। क्या बोल गया मैं? दोबारा सुनो। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखने के बाद उसको बाहर लिखो और फिर इंटीग्रेट करो। मतलब इसको यूं लिखो, इक्वल टू सी बार इंटीग्रेशन डीएक्स, यूं लिखो इसको। ये तरीका है। सी एक कांस्टेंट को बाहर लिखा जाता है हमेशा। सुनते जाना बड़ो ध्यान से। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बच गया? अकेला डीएक्स बच गया भाई, अंदर अकेला डीएक्स बच गया। और बेटा अगर अंदर अकेला डीएक्स हो, उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल ना हो, सुनते सारी बातें लिखनी है, मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा दिमाग में, लिखना है, लेकिन वो ध्यान भी रखना है। अगर इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर अकेला डीएक्स बच गया हो, उसके साथ कोई दूसरा वेरिएबल कुछ भी नहीं बच रहा हो, वेरिएबल नहीं बच रहा, कुछ भी अकेला जैसे दिख रहा है, ऐसे सोचो। तो बेटा डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर अकेला हो, केवल तभी है जब अकेला हो, जैसे इस केस में है। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। तो इसका आंसर होगा सी एक्स। डीएक्स अकेला हो तो कहीं इसको फिर कोई और वेरिएबल के साथ जोड़ लो, जो पहले में ये था ये था, कुछ नहीं, जो जिस कंडीशन में बोला जाए उसी कंडीशन में लगाना है। तो अगर अकेला डीएक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो सी बाहर था, इसकी वैल्यू एक्स आ गई, तो आंसर होगा सी एक्स। आंसर होगा सी एक्स। हाँ, जैसे और एग्जांपल लूं, और एग्जांपल लेता हूं, एक बार एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो जैसे मान लो मेरे को दिया y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, इसे बोला इसको इंटीग्रेट करो। तो 20 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 20 कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन y dx, यूं लिखूंगा। y की वैल्यू कितनी? 20, तो 20 dx लिखूंगा। रूल क्या कहता है कि भी जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, पहले बाहर निकाल लेता हूं, तो 20 इंटीग्रेशन dx लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बताया कि अगर अकेला dx अंदर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बताया मैंने? x बताया। तो आंसर क्या आया? 20x। ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, बच्चे सही लिख रहे हैं। और एग्जांपल दे देता हूं,
और ले लेता हूं एग्जांपल, और ले लेता हूं भाई। कांस्टेंट से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसे कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू -1/30, -1/30 ले लेता हूं। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करके बताओ जी। इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इंटीग्रेशन -1/30 dx, -1/30 कांस्टेंट बाहर लिख दूं। पूरे स्टेप फॉलो करने शुरू में अपने, ये ऐसे नहीं कोई शॉर्टकट मारने लग जाओ। अब बताओ dx अकेला हो तो क्या इंटीग्रेशन बताया मैंने, x बताया, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं -x/30। देखो क्वेश्चन के लिए तो अपना काम चल गया, मेरे ख्याल से आप सभी लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, बोलोगे हाँ जी आ गया समझ में। लेकिन मैं एक बार ये बता दूं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बता दूं कि अकेले dx का इंटीग्रेशन x क्यों आया, अकेले dx का इंटीग्रेशन x क्यों आया समझा दूं। बच्चे के दिमाग में आएगा ना कैसे लिख दिया आपने, किस रूल से लिख दिया। तो मैं समझाने के लिए, जरूरत नहीं है आपको, वैसे जरूरत तो जो थी मैंने करवा दी, लेकिन थोड़ा सा समझा भी देता हूं कहां से आया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिमाग से बात निकल जाएगी। देखो भाई मैं इसका समझाता हूं इंटीग्रेशन x क्यों कहा मैंने, क्यों इसका इंटीग्रेशन x कहा मैंने। मैं ऐसा कर लूं, इसको ये लिख दूं 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन dx है तो 1 इंटू डी एक्स लिख दूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकता हूं इसको। फिर मैं इसको यूं लिख दूं, सुनते जाओ ध्यान से, क्या मैं 1 को यूं लिख दूं x⁻0 dx, लिख सकता हूं मेरे ख्याल से तो x⁻0 dx, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे बोलो भाई, dx को 1 इंटू डी लिख लिया, 1 को x⁻0 लिख दिया, क्योंकि x⁻0 1 ही तो होगा। बोलो अब x⁻0, अब पावर का रूल लगा दो, अब पावर का रूल लगा दो, तो पावर के रूल के अकॉर्डिंग x⁻0 + 1 ओवर 0 + 1, तो क्या आया, x नहीं आया क्या, x आ गया। इसलिए मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन x आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन x बताया मैंने। दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूं भाई, एक बच्चा कह रहा है दोबारा बता दो सर, दोबारा बता देते हैं, क्या दिक्कत है, दोबारा बता देते हैं। देखो छोटे बटे, जैसे मैंने कहा भाई इसका इंटीग्रेशन x आएगा, तो मैं कह रहा हूं x क्यों आएगा, इसका रीजन समझा देता हूं मैं। मैंने कहा भाई इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसको लिखता हूं इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, इसको मैं 1 इंटू dx लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने कहा बेटे मैं 1 को x⁻0 इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, 1 की जगह मैं x⁻0 लिख दूं, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होता है। फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर पावर का रूल लगा दूं, अगर पावर का रूल लगाऊंगा तो x⁻0 + 1 ओवर 0 + 1, तो x⁻1/1 मतलब x आएगा। तो इस बेस पर मैंने कहा भाई इसका इंटीग्रेशन तो x आना चाहिए। तो लेकिन वही बात फिर आएगी, तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में तो हमें इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है तो हमें ध्यान रख लेना है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। इतने स्टेप थोड़े नहीं हम फिजिक्स में फॉलो कराएंगे, हमें क्या जरूरत है, हमें तो ये पता भी dx का इंटीग्रेशन x आएगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा बिल्कुल। अच्छा केवल dx का नहीं, केवल dx का नहीं, आगे से याद रखना, अगर कहीं जैसे dx आया तो इसका इंटीग्रेशन x लिख दिया, अकेला होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर वो और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पॉइंट नोट करना है, ये बड़े काम की बात है भाई, कहीं हम आप गलत कर दो। फिर अगर अकेला df आ जाए तो f लिख देना, अकेला dt आ जाए तो t लिख देना, अकेला dw आ जाए तो w लिख देना, अकेला ds आ जाए तो s लिख देना, अकेला dv आ जाए तो v लिख देना, क्योंकि सिंबल तो कोई भी हो सकता है ना, x हो कोई जरूरी थोड़ा नहीं, कोई दूसरा सिंबल भी हो सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है अकेला dx ना हो, तेरे बेटे इससे पहले बताए तो है जिसमें अकेला dx नहीं था, और दोबारा लिख देता हूं, जैसे ये बताया तो है मैंने, जैसे इंटीग्रेशन x⁻3 dx हो, तो अब तो अकेला dx नहीं है ना, तो अब तो पावर का रूल लगेगा अपना, ये तो बता ही चुका हूं, इसमें तो रूल बताया था तो बेटे, तो इससे पहले बता चुके हैं तो। हाँ मानसी, मानसी कह रही है कि अकेला dx ना हो, तो देखो मैंने ये इस तरह के एग्जांपल दिए तो हैं जिसमें अकेला dx नहीं होता, उसमें जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर अकेला dx हो तो मैंने बता दिया उसका x लिख देंगे, ठीक। और एग्जाम, और मैं रूल बताता हूं, नेक्स्ट रूल बताता हूं भाई, ये देखो इसका बताना, इसका बताना,
y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर n। अब कांस्टेंट भी आ गया, एक्स की पावर n भी आ गई। कंडीशन इसमें भी है, लेकिन कंडीशन इसमें भी है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए भाई, -1 पर तो लोग वाली वैल्यू आएगी फिर। अब कहता भी इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो इंटीग्रेशन y dx, फिर इंटीग्रेशन c x रेज टू पावर n dx। c कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूं, x रेज टू पावर n dx, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये तो रूल पढ़ लिया हमने, ये रूल तो पढ़ चुके हैं हम। अब ये रूल पढ़ चुके हैं तो ये एज इट इज x की पावर n+1 ओवर n+1। पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, बिल्कुल सही। इसका एग्जांपल ले लेता हूं, वही रूल है, बस कांस्टेंट और साथ में आ गया, बट कंडीशन वही है, -1 नहीं होनी चाहिए। -1 पर रूल चेंज हो जाएगा, वो लोग बड़ा आ जाएगा -1 पर। तो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग भी एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, मान लो मेरे को वैल्यू दी y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 5, 2x रेज टू पावर 5। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन y dx, 2 को पहले ही बाहर लिख लो ना, कांस्टेंट को बाहर लिख लो पहले, कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बार तो कर ली हमने प्रैक्टिस। कांस्टेंट पहले ही बाहर लिख रहा हूं कि बार बार स्टेप रिपीट करने से अच्छा है। तो बताओ फिर क्या लिखूं, 2x की पावर 6/6। अरे पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो भाई, ये कट जाएगा तो यहां 3 बचेगा, तो x रेज टू पावर 6/3। चलो ये एक दो एग्जांपल और ले लो, इसका ले लो, एक दो एग्जांपल ले लेता हूं और ले लेता हूं। देखो, y इज इक्वल टू 10 ओवर x रेज टू पावर 3, 10 ओवर x रेज टू पावर 3। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको लिख लूंगा 10x रेज टू पावर -3, 10x रेज टू पावर -3। इसको ऊपर ले आऊं और फिर इसको इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो भाई इंटीग्रेशन y dx 10 बार x की पावर -3 dx। अब पावर का रूल लगाऊंगा, x की पावर -2 डिवाइड बाय -2, आंसर आ जाएगा -5x की पावर -2। ये रूल समझ में आए, ये रूल समझ में आए। एक 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 और रूल ले लेता हूं, एक और रूल ले लेता हूं। देखो, फोर्थ रूल, y इज इक्वल टू कांस्टेंट x की पावर -1। ये -1 वाला और ले लेता हूं, क्योंकि पहले वाले में -1 छोड़ दिया ना अपन ने, -1 वाला और ले लेता हूं ताकि ये बात पूरी हो जाए अपनी। तो इंटीग्रेशन y dx कांस्टेंट 1/x dx लिख दूं बेटा, इसको पावर यूं लिख दूं ना, c/x, कोई दिक्कत नहीं। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो c log x ये आ जाएगा, 1/x का log x, तो c log x आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये c log x x, हाँ s नहीं x, हाँ। चलो अब इन सबको मिला के ना एक इक्वेशन बनाता हूं, इन सबको मिला के एक इक्वेशन बनाता हूं। जैसे देखो, y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 10x प्लस 3। एक इक्वेशन से लिख देता हूं। ये कहता है इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, कंप्लीट इक्वेशन को कर देते। सेम तरीका, कोई अलग नहीं, जो जो हमने पढ़े वो लगा दो इस पर, जो जो हमने पढ़े हैं वही रूल लगा दो। हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, हर एक के साथ सिंबल लगाओ, हर एक के साथ dx लगाओ, हर एक के साथ सिंबल, हर एक के साथ dx लिख लो। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले देख लो ध्यान से, इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 2 कांस्टेंट है x² dx प्लस 10x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। सारी चीज ध्यान से नोट करनी है, हर एक टर्म के साथ dx इंटीग्रेशन से कुछ आएगा। इसके ऊपर रूल लगाओ, x की पावर 4/4, इसके ऊपर रूल लगाओ 2x की पावर 3/3, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर रूल लगाओ 10x की पावर 2/2,
इसकी पावर 1 है, ध्यान रखना, पावर में एक ऐड करो 2 हो जाएगी, तो 2/2, वो तो पता ही है आपको, 3 × x। ये आंसर आ गया, देखो ये कंप्लीट आंसर आ गया। चलो अब मैं एक पॉइंट बताता हूं आप लोगों को, एक पॉइंट बताता हूं, सुनो, अब नोट करना। अब देखो मैंने 3-4 रूल बताए आपको इंटीग्रेशन के, और भी हैं रूल तो अभी बचते हैं एक, लेकिन अब एक पॉइंट बता दूं, एक पॉइंट बता दूं। जैसे मैंने ये रूल बताया भाई, जो भी कोई भी एग्जांपल के तौर पर रूल दे देता हूं मैं, कोई भी ये बताया, जैसे इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। मैंने इसका इंटीग्रेशन क्या बताया, x की पावर n+1 ओवर n+1, ये बताया मैंने। हाँ जी बोलो, बताया, बोलोगे सर, हाँ ये बताया, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा, या किसी मैथ वाले टीचर से पूछोगे ना, आप मैथ वाला टीचर ये आंसर नहीं देगा, एक चीज छोटी सी और ऐड करेगा उसमें। क्या करेगा, मैंने क्यों नहीं करी बताऊंगा सारी चीजें मैं। अगर इसको बुक में से पढ़ोगे ना, तो बुक में साथ में +c लिखा मिलेगा, +c, देखना एक बार आप। अब ये +c क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। +c लिखा मिलेगा आपको हमेशा। तो सही तो यही है, जो अब +c के साथ लिखो तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये एग्जैक्ट है। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा +c, क्योंकि बेटा अब हम जो पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, अभी थोड़ा सा और बताऊंगा ना, जब मैं पूरी चीजें, पूरा इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं पूरा ये टॉपिक धीरे धीरे कल पूरा हो जाएगा जैसे अपना ये टॉपिक, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये सी क्यों नहीं लिखा, बुक में तो लिखा कि मैंने क्यों नहीं लिखा। कारण ये है कि जिस तरीके से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, जिस तरीके से हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है आगे चल के, तो वहां ये कांस्टेंट नहीं आएगा, वहां ये कांस्टेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्या कारण है, वो सारा चीज कल समझ में आएगी। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ लास्ट में जाते जाते, कि भी बुक में से अगर आप इसको पढ़ोगे तो बच्चे के दिमाग में आएगा, जितने भी मैंने रूल बताए ना, जितने भी रूल बताए मैंने अभी तक, सबके अंदर +c लिखा मिलेगा, और बच्चा कहीं कंफ्यूज हो जाए कि सर ने तो +c लिखा नहीं, किताब में +c लिख रखा है। तो भाई मैंने इसलिए कहा किताब में तो पढ़ना ही नहीं है, तो मैंने पढ़ना ही वो उस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो किताब में से पढ़ोगे तो अलग थोड़ा सा मेथड रहेगा उसका, क्योंकि वो एज इट इज मैथमेटिकली उठा के लिख देता है। मैं उस तरीके से बता रहा हूं जैसे फिजिक्स में यूज करना है, मुझे तो पता है कैसे यूज करना है। तो इसलिए मैं कांस्टेंट वॉन्स्टेंट किसी के साथ नहीं लिखा, क्योंकि हमें इसको, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली आगे चल के। क्यों नहीं पड़ेगी उसका भी कारण बता दूंगा मैं सब आपको। तो इसलिए इसको +c के साथ मत याद करना, c कांस्टेंट है, c हमारे जीरो नहीं होता, हमारे जीरो नहीं होता, मैं कल बताऊंगा वो चीज, तो कल आएगी समझ में। मैं लास्ट में तो इसलिए बता रहा हूं कि बुक के साथ कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है बुक खोल के बैठ जाए, सामने आ जाए, फिर बच्चा पढ़े कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने लास्ट में बताया। क्यों मैंने नहीं लिखा, कारण क्या है उसके पीछे, वो कल मैं जब इंटीग्रेशन पूरा करवाऊंगा ना, तब समझ में आएगा तुम्हारे को, इसलिए बता रहा हूं बस बात ये, ठीक है।